नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और चुनाव के मद्देनजर 2024 को अगर आप बड़ी पिक्चर के तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो उससे पहले एक सेमीफाइनल है जहां पे 3 राज्यों के चुनाव होने हैं मुख्य तौर पे। अदरवाइज तो और भी हैं, 2 और राज्य हैं। इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में रखें तो बड़े राष्ट्रीय दलों की या बड़े राष्ट्रीय गुटों की स्ट्रैटेजी कुछ सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने बहुत सारे सांसदों को यानी सिटिंग एमपीज को और मिनिस्टर्स को मैदान में उतार दिया है। यानी केंद्र के मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय महासचिव चुनाव लड़ेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। ये दर्शाता है कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना किसी भी कीमत पर टॉप प्रायोरिटी है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो चुनाव जीतना पहली शर्त है और उसके लिए जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। तो ये एक बड़े पैमाने पर देखना चाहिए कि रीस्ट्रक्चरिंग, जिसको हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं, कि एकदम पूरा तरीका ही बदल डाला कि बड़े पैमाने पर अपने दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किए हैं। गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब पूरी कैबिनेट बदल डाली थी और जब नए चुनाव में गए थे तो नए नए लोग थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा उन्होंने किया था। तब चूंकि सरकार नहीं थी इसलिए ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती थी। 2017 के चुनाव में भी इन्होंने ऐसा किया था कि बहुत सारे नए लोगों को टिकट दिया था, एकदम जब वो जाति वाली इंजीनियरिंग कर रहे थे। दिल्ली में उन्होंने लोकल इलेक्शंस में ऐसे किए थे। बहुत जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने किया और ख़ासतौर पे 2014 के बाद से, जब मोदी युग जब से आया है भारतीय जनता पार्टी में, तब से इस तरीके के प्रयोग बहुत उन्होंने किए और आगे भी शायद करते रहेंगे। अब इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, कहीं सफलता मिलती, जैसे कर्नाटक में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो चले गए उनको मनाने की कोशिश नहीं की, तो एक अलग परिस्थिति थी, वहाँ नहीं सफलता मिली। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जिनका टिकट काटा जा रहा है, जिनको बदला जा रहा है, उनका प्रदर्शन बहुत खराब है या इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि उनको नहीं रखना चाहता, या क्रिटिकल एनालिसिस में कहा जाता है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको निपटा दिया गया। ये सब राजनीतिक विश्लेषण की चीज़ें आज बीच में आएंगी। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आप जब बहुत दिनों तक अपनी पार्टी में बदलाव नहीं करते, फ्रेश ब्लड को आने नहीं देते आगे, ये सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो एक समय बाद वो स्टेल हो जाती हैं चीज़ें और बोरियत महसूस हो जाती है या फ्रेश आइडिया नहीं आता। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस ख़राब है, लेकिन नई चीज़ अगर आप नहीं करते, न्यू इन्वेंशन नहीं करते तो दिक्कत आती। एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये भी आलोचना के तौर पर कहा जाता है कि भाई किसी को निपटाना है, किसी को बदलना है, या जो लोग बहुत दिनों से मज़े ले रहे हैं सत्ता का, उनको मैदान में उतारने का, भैया और जरा देखते हैं तो हैं आप कितने पानी में हो। तो एक तरीके से बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रेटजी रखी है सेमीफाइनल के मैदान में। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, उसमें अभी बहुत खुल के सीट वाला जो असली चीज़ है, वहाँ पे मतभेद कह लीजिए या समझौता नहीं हुआ ये कह लीजिए, या अभी बहुत समय है ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो छुटपुट बयान आते हैं उससे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी उनके यहाँ दिक्कत है। जैसे अखिलेश यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में हम तय करेंगे कि कौन कितने में लड़ेगा, ये मेजर पार्टनर है, वो उनको मिलेंगे नहीं, वो देंगे। ऐसे अलग अलग बयान आ रहे हैं, आपस में लड़ाई है। तो एक तरक ये दिया जाता है कि राज्यों के मुद्दे अलग हैं, केजरीवाल मध्य प्रदेश की सभी सीटों में चुनाव लड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, लेकिन केंद्र। तो दूसरे अलायंस की स्ट्रेटजी का भी खुलासा नहीं हुआ। इसको आप आलोचना कहें या इसको आप समझने के लिए कहें कि दूसरी तरफ की भी स्ट्रेटजी खुल के सामने आई नहीं है कि वो कैसे करें, लेकिन उससे पहले बीजेपी की स्ट्रेटजी कुछ कुछ समझ में आने लगी। तो एक तो ये बड़ा पार्ट है सेमीफाइनल से लेकर फाइनल तक के चुनाव का स्ट्रेटजी का हिस्सा जो कुछ कुछ सामने आ रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चुनाव का हिस्सा ये होता है कि इश्यूज आप क्या लेके जाने वाले। बहुत सारे इश्यूज हैं, छुटपुट तो इतने सारे इश्यूज हैं कि आप उनको जोड़ नहीं सकते, लेकिन मैंने उसमें कोशिश की कि 2-3 बड़े इश्यूज हैं जिस पे शायद चुनाव टिकेगा या बातचीत होगी। उसमें से एक
ये जो लाभार्थी वाला इश्यूज है, जन कल्याणकारी योजनाएं, रेवड़ी, फ्री बी, जिस भी उपमा संज्ञा से आप देना चाहें, ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा। क्योंकि एक बहुत बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट ये कहते हैं कि अंत में वोट वो आदमी डालने जाता है जिसको लगता है कि इस सरकार से मेरे जीवन में क्या असर पड़ा है। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा है, ये हर चुनाव में बार बार लोग कहते हैं इसका कोई असर नहीं, लेकिन वो आ ही जाता रह रहा है कि अब तो सनातन में गजब की डिबेट भी चल रही है। उसी से फिर एक और मुद्दा जुड़ गया है कि जाति जनगणना, ओबीसी की पॉलिटिक्स देशव्यापी चल रही है। मतलब आप किसी भी दल को देखिए, बीजेपी को ही देखिए या बाकियों को, तो वो एक बड़ा इशू बनने वाला है। तीसरा एक और इशू उसमें डाल सकते हैं, जो डालना भी चाहिए, कि राम मंदिर, अभी लोग इसको मान नहीं रहे, नकार रहे हैं, लेकिन जब जनवरी में उसका उद्घाटन होगा तो वो एक बड़ा नैरेटिव सेट करेगा। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ये मुझे लगता है कि इनके आसपास जाके चुनाव कहीं टिकेगा। इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव बन कैसे रहा है, क्या चीज़ खड़ी हो रही है किसके पक्ष में और किसकी क्या तैयारी चल रही है, एनडीए बनाम इंडिया अलायंस जो भी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ मेहमान से परिचय करा देता हूँ, शेखर अय्यर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सतीश के सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, विजय त्रिवेदी साहब और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर, चारों पत्रकार लोग हैं। राजनीतिक दलों से थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं आजकल, पता नहीं किसने कहाँ कुआं बनाया, क्या झगड़ा हो जाए, तो इसलिए दूरी रखना चाहिए थोड़ा। शुरुआत करते हैं, ये जो चुनाव 2024 के बनने वाले हैं, सेमीफाइनल से लेकर के, वो क्या रूप लेने वाले? विजय जी, क्या रुख बन रहा है, किस तरह से चुनाव हो रहे हैं? खासतौर पे जो बीजेपी ने एकदम से ये एक नई स्ट्रेटजी का बम फोड़ा है। विजय जी। जी, आप मुझे आपकी आवाज नहीं मिली जी, बताएं। तो ये जो नई नई स्ट्रेटजी खुलासा हो रहा है और बीजेपी की तरफ से अपने मैदान में उतार दिए गए हैं मंत्री और सांसद और जनरल सेक्रेटरी, उसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, मैं तो लड़वाता था। लेकिन बिग पिक्चर में ये है कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव के लिए। तो कैसे चुनाव बन रहा है 24 के मद्देनजर? ये तो विधानसभा सेमीफाइनल है जी। देखिए, जैसे सांसदों की बात हुई, 7 सांसद मध्य प्रदेश में उतारे, राजस्थान में भी कुछ 4-5 नाम हैं जिनका चर्चा हो रही है कि उनके भी नाम लिस्ट में आ जाएंगे। आज रात को बैठक हो रही है, कल सुबह कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जेपी नड्डा साहब और अमित शाह साहब जयपुर में हैं, वो कर रहे हैं। नीरज जी, बात यह है कि आपने कहा, आपसे मुझे लगता है पार्टी ने लाइन ली होगी, आपने कहा कि फ्रेश ब्लड की जरूरत होती है। सर मुझसे सहमत हो नहीं, जिस बात पर उस पर सवाल कैसे करें? जी बोलिए बोलिए। नहीं, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन फ्रेश ब्लड की एक जरूरत होती है और पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से किया जाए। सांसदों का ये पहला मौका नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने एसपी बघेल को किया था, त्रिपुरा में प्रतिभा भौमिक को किया था, पश्चिम बंगाल में बाबुल सुप्रियो को किया था, तो बहुत सारे मौकों पर, बहुत सारी यहाँ कर्नाटक में भी किया। तो लगातार वो अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। 2 फायदे होते हैं एमपीज के। एक तो ये कि एमपी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-8 सीट होती है, तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी सीट जीतेंगे और जो अगली 5-6 सीट है उस पर भी कुछ असर होगा उसका, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से क्या किया है उन्होंने कि 4-5 लोगों के मन में चीफ मिनिस्टर बनने की एक उम्मीद जगा दी है। तो उससे वो जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, ये बड़ी बात है। दूसरा, यदि मध्य प्रदेश को देखें तो जिन 7 लोगों को टिकट दिया गया है उसमें हम रीति पाठक को छोड़ दें या प्रहलाद पटेल के जालन सिंह को छोड़ दें तो बाकी सीटें वो हैं जहां मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें वो। तो कांग्रेस की सीटों को वापस हासिल करना, कब्जा करना, ये बड़ा काम होगा, क्योंकि जब आप मुश्किल में हो और सीटों पर एक-एक सीट का मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे में यदि वो सीटें आती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की राह को थोड़ा सा आसान करेंगे। मुझे नहीं पता कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, लेकिन जो भी लड़ाई है उसको थोड़ा सा मदद करेगा इस तरह के एमपीज को लाना, बड़े लीडर्स को लेकर आना। तो वो एक मदद होती है किस तरह से इस पर काम किया जा सकता। हो सकता है कि कुछ रेबल भी हो, क्योंकि उन सीटों पर जो लोकल कैंडिडेट भी होंगे वो भी वहां पर खड़े होंगे, लेकिन उनके आगे जब बड़े नेता खड़े हुए हों तो वो बगावत थोड़ी सी कम होती है। और भारतीय जनता पार्टी को इस समय 2 राज्यों पर बड़ा फोकस है। एक है मध्य प्रदेश, जहां उन्हें अपनी सरकार बचानी है, और दूसरा है राजस्थान, जहां उन्हें अपनी सरकार बनानी है। आपने कहा कि सेमीफाइनल है,
हालांकि पिछले जो इतिहास है वो तो इनको सेमीफाइनल नहीं बताता, क्योंकि सेमीफाइनल का मतलब होता है कि सेमीफाइनल से क्या फाइनल का रिजल्ट बनता है। लेकिन पिछले चुनावों को देखें तो इनका असर वहां पर नहीं दिखाई देता। लेकिन इस बार मुझे लगता है यदि मध्य प्रदेश हारते हैं, राजस्थान में नहीं बनाते हैं, तो इसका असर हो सकता है। और यदि दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें, मध्य प्रदेश जीतती है तो उसके लिए एक बड़ा होगा, वहां पर एक सीट पर अभी कांग्रेस है लोकसभा में, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। यदि राजस्थान में वो बना लेते हैं सरकार, तो 25 की 25 जो 100% सीट बीजेपी के पास थी, उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है यदि वो कर लें। लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कैसे बचाया जाए। एक बड़ा फैसला किया गया कि शिवराज जी को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है। अभी तक तो बहुत सारे, मजेदार बात है कि जो लोग कल तक लिस्ट बना रहे थे कैंडिडेट्स की, आज उनके नाम लिस्ट में आ गए और उन्हें पता नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जानकारी मिली कि जिन लोगों के नेताओं के, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके घरों पर बहुत भीड़ लगी हुई थी अपने अपने टिकट के लिए। लेकिन जब ये नाम आ गए और उन्हें लगा कि इनको खुद का ही नहीं पता, तो वहां से वो भीड़ छट गई। अब दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिलना चाहिए, अभी उनके नाम नहीं आए हैं। ऐसे करीब करीब 2 दर्जन मंत्री हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा? ऐसे 50-60 एमएलएज हैं जिनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राजस्थान में भी 30 से 35% एमएलएज हैं या सिटिंग जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वसुंधरा जी की क्या भूमिका रहेगी? शिवराज जी की क्या भूमिका रहेगी? तो दोनों ऐसे सारे सवाल हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अभी जूझ रही है, लेकिन वो अपने घर को ठीक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये किया कि इस बार 5 राज्यों की बजाय मोटे तौर पर इन 2 राज्यों पर फोकस कर लिया। छत्तीसगढ़ भी वो लड़ रहे हैं, वहां पर जो होगा वो देखा जाएगा। इसी तरह से तेलंगाना में वो बैकआउट एक तरह से कर गए। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूत लड़ाई लड़ रही हो ऐसा नहीं लगता। मिजोरम में भी कमोबेश वही हाल है। तो इन 2 राज्यों पर पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहां पर हैं, होम मिनिस्टर वहां पर हैं, पार्टी अध्यक्ष वहां पर हैं, लगातार इस पर बात हो रही। मध्य प्रदेश में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, मैं बताऊं आपको, कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग की और उसमें पूछा कि भाई साहब ये मुश्किल हो रहा है चुनाव, कैसे जीतना है? तो सबने एक सुर में कहा कि हमें अपने जो बड़े लीडर्स हैं उनको इसमें लगा देना चाहिए ताकि ताकत मिल सके। पार्टी ने बात मान ली। अब उनको ये नहीं पता था कि ये बड़े लीडर्स वही हैं जिनका नाम जो लोग सजेस्ट करें उन्हीं का नाम इसमें आ जाएगा। तो अभी ये लड़ाई इस स्तर पर पहुंच गई। जो लिस्ट बना रहे थे खुद ही लिस्ट में नाम आ गया।